विद्यालय के अंदर प्रार्थना की घंटी बज रही थी। जैसे जैसे घंटी बज रही थी वैसे वैसे बच्चे फील्ड के अंदर ए रहे 10 शिक्षक बच्चों की लाइन लगाने के लिए उन्हें आवाज देते हैं। बच्चे लाइन में लग जाते हैं, पूरी प्रार्थना हो जाती है, लेकिन शिक्षक बेइंतहा परेशान था। आज कुछ परेशानी का कारण भी था। प्रार्थना जैसे खत्म होने की ओर थी तभी शिक्षक बच्चों से कहते हैं, ऐसे कौन कौन बच्चे हैं जो आज नहा कर नहीं आए हैं। तभी उसने बड़ी संख्या में हाथ खड़े हो जाते हैं। सबके सब बच्चे कहते हैं, सर हम तो नहा कर आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी जो नहा कर नहीं आए। शिक्षक को उन पर गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि यदि तुम कल नहाकर नहीं आए तो तुम्हारी कल बहुत ज्यादा खबर लूंगा, तुम्हारी ती करूंगा। शिक्षक ने जब यह आदेश दिया तो उसके बाद बच्चे क्लास में चले जाते हैं। अगला दिन आता है। अगला दिन आने के बाद शिक्षक फिर परेशान हो जाते हैं। आखिरकार अगले दिन दुर्गंध का जो लेवल था वो बढ़ रहा था। उन्होंने फिर प्रार्थना खत्म होने के बाद बच्चों से पूछा कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो आज नहाकर नहीं आए। कहने के बाद भी तभी 4-5 बच्चे हाथ खड़ा करके कहते हैं, आज हम नहाकर नहीं। शिक्षा को गुस्सा आता है। सबको दो दो डांडियां मारी जाती है और कहा जाता है, यदि कल विद्यालय आना है तो नहा के आना है, यदि विद्यालय में नहाए बिना आए तो तुम्हें स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। तीसरा दिन भी आता है और तीसरे दिन भी ठीक वैसे ही स्थिति थी। दुर्गंध लगातार ए रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे दुर्गंध इन बच्चों में से ए रही है। प्राइमरी पाठशाला का जो मामला था, शिक्षक को गुस्सा आता है। अब बेवजह कई बच्चों को पीट दिया और कहा कि यदि विद्यालय में आओगे तो नहा के आना है। चौथा दिन ए जाता है और चौथे दिन तो कुछ ज्यादा ही स्माइल ए रही थी। और जब प्रार्थना के बाद शिक्षक ने पूछा कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं चुनाव के नहीं है, सभी बच्चे हाथ खड़े करके कहते हैं, सर नहा के भी आए हैं और कपड़े भी धुलवा कर पहन के आए हैं। मम्मी पापा से कहा कि रोज दांत पड़ती है, आप कपड़े साफ सुथरी क्यों नहीं पहनते हो। चौथा दिन था। शिक्षक परेशान हो जाते हैं। तभी एक बच्चे को गांव के प्रधान जी के पास भेजा जाता है। प्रधान जी से कहा जाता है कि जल्दी से विद्यालय में लिए। प्रधान जी भी शिक्षक जी की बात सुनने की बाद सीधा विद्यालय आते हैं। आने के बाद पूछते हैं कि क्या बात है गुरुजी, कैसे परेशान हो रहे हो। तभी वो कहते हैं कि 3-4 दिन हो गए हैं लगातार दुर्गंध दे रही है। मुझे लग रहा था बच्चों के अंदर से दुर्गंध दे रही है, लेकिन माजरा कुछ और ही है, आप जरा पता तो कराया। तभी गांव की एक सफाई कर्मचारी को बुलाया जाता है। प्रधान जी जब सफाई कर्मचारी को लेके आते हैं, उससे देखा जाता है कि किधर से बदबू आ रही है, किधर से दुर्गंध दे रही है। तभी वो ढूंढता ढूंढता एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां विद्यालय का एक शौचालय बना हुआ है। उसी शौचालय के पास एक सेफ्टी टैंक बना हुआ था जिस पर एक पत्थर सा रखा हुआ था। अब सभी को इस शक था कि शायद इसके अंदर से दुर्गंध दे रही है। तभी सफाई कर्मचारी को उसे सेफ्टी टैंक के अंदर उतारा जाता है। वह जाकर देखता है तो उसके अंदर एक ऐसी चीज पड़ी हुई थी जिसके अंदर से ज्यादा ही दुर्गंध दे रही थी। दरअसल उसमें एक लाश पड़ी हुई थी। लाश में किसी और की नहीं थी, स्टूडेंट की थी, छात्र की थी। और जैसे ये पता पूरे गांव में चलता है, गांव के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस आती है और तब कहीं जाकर पता चलता है कि इस बददुआ कारण क्या है। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सामने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना अपने आप में वाकई बहुत चिंता का विषय करने वाली है, परेशान करने वाली। जिसकी उम्र 15-16 साल थी, उसे बच्चे का एक ऐसी महिला से प्रेम प्रसन्न हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाई जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है रायबरेली और इसी जिले का एक थाना लगता है लालगंज। दरअसल बात कर रहा हूँ 14 जुलाई 1999 की रात के लगभग 9 बजे होंगे। इस घर का जो मालिक है वीरेंद्र त्रिपाठी, उसका बेटा है 15 साल का जिसका नाम है विजेंद्र उर्फ पिंटू त्रिपाठी, जो कि आज घर नहीं आया था। मैन और बाप बहुत ज्यादा परेशान द ऐसी कौन सी जगह द जहां इस बच्चे को तलाश नहीं किया गया था। आसपास के घर हो या उसके दोस्त हो, उसकी विद्यालय के शिक्षक हो या फिर जहां जहां उसका आना जाना था, वहां के लोगों सभी के पास बारी बार जया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि क्या तुमने पिंटू को देखा है। रात के 9 बज जाते हैं लेकिन पिंटू की कोई खबर नहीं लगती। तभी गांव के आसपास के लोग परेशान होकर सीधा इकट्ठे होकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। लालगंज के थाने में जाकर शो से कहते हैं कि साहब हमारा बेटा स्कूल गया था, मैंने विद्यालय में जाके पता किया, वो विद्यालय पढ़ने के लिए गया था लेकिन विद्यालय में वो बच्चा नहीं मिला। तभी उसे पूछा जाता है कि वो कहाँ पढ़ता था, तो लालगंज में ही एक लिटिल फ्लावर उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसमें वो कक्षा 10 का छात्र रहा था। अब उसे विद्यालय के में भी जाकर पूछा, प्रिंसिपल से पूछा, छात्रों से पूछा, सभी ने कहा कि उसे तो हमने अंतिम घंटे तक देखा था। ये विद्यालय में जैसे रोज की तरह बहुत था, आज भी रोज की तरह आया था। विद्यालय की जब छुट्टी होती है तभी यहाँ से गया था, लेकिन वो यहाँ पर अब घर नहीं पहुँचा है तो कहाँ गया है। सभी के लिए बड़ी परेशानी वाली बात थी। जब भी शो कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, आप उसको तलाश करिए और हम सुबह 10 बजे इसको देखेंगे। यदि 10 बजे तक वो टूट कर नहीं आता है तो समझ करेंगे और इस मामले
मामले की पड़ताल करेंगे कि आखिरकार तुम्हारा बेटा पिंटू कहाँ चला गया है। जब इस बात की तलाश करने की कोशिश की जा रही थी, पूरे रात निकल जाती है उसके पिताजी वीरेंद्र को, और वो अपने पड़ोसी अपने घर में जो एक किराएदार होता है धर्मेंद्र, उसके साथ मिलकर पूरी रात ऐसी अपने बेटे को तलाश करते रहते हैं, लेकिन बेटा नहीं मिलता, घर नहीं पहुंचने और ये बड़ी संख्या में 10152 लोग फिर रातों रात ढूंढते ढूंढते थाने पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि साहब हमने पूरी रात पिंटू को तलाश किया लेकिन पिंटू घर नहीं पहुंचा है। मैन और बाप का रो रो कर बुरा हाल था। आसपास के लोगों को भी तरस से रहा था कि आखिरकार इनका बेटा गया तो कहां गया, क्योंकि इससे पहले कभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पुलिस वालों ने गुमशुदगी दर्ज की और दर्ज करने के बाद आसपास के थानों को भी संपर्क किया। इसके अलावा एक अभियान चलाया जिसमें सैकड़ों के तादाद में लोग उसे बच्चे को तलाशने के लिए जुट जाते हैं और हर जगह तलाश करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मिलता। 14 जुलाई को गायब हुआ था, 15 जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ, 16, 17, 18 इस तरह से एक एक दिन करके गुजरने लगता है। जब 4-5 दिन गुजर जाते हैं तब कहीं जाकर पुलिस वालों की चिंता बढ़ाने लगती है, क्योंकि अब ये बात केवल इस घर तक सीमित नहीं थी, आसपास तक सीमित नहीं थी, बल्कि जिला लालगंज है उसे लालगंज के जितने भी दुकान है उसको बंद कर दिए गए। लोग सड़कों पर उतर आए, हंगामा शुरू हो जाता है और जैसे भी हंगामा की खबर मिलती है तो लालगंज पुलिस स्टेशन के अलावा जो उच्च अधिकारी दर्रे बरेली के वो भी मौके पर जाते हैं। मौके पर आने के बाद इस मामले की पड़ताल करना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार वो बच्चा कहां गया है। इधर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इधर पुलिस वाले ने समझने की कोशिश कर रहे। 10-7 दिन बीत जाने के बाद भी जब बच्चा नहीं मिलता है तो लगातार उबाल बढ़ रहा था। तभी उच्च अधिकारी SDM SSP वगैरह सब मौके पर पहुंचने हैं और कहते हैं कि हमें सिर्फ 3 दिन की दे दीजिए, जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस बच्ची की तलाश करके आपको दे देंगे। जब बात 3 दिन की मोहलत मांगी थी तो सबके सब लोग शांत हो जाते हैं, धरना प्रदर्शन खत्म हो जाता है। जैसे ही धरना प्रदर्शन खत्म होता है अब कहीं ना कहीं पुलिस पर लगातार प्रेशर बढ़ रहा था। अब 3 दिन भी बीत जाते हैं तब कहीं जाकर पुलिस वालों की ओर चिंता बढ़ जाती है। लेकिन इसी बीच में जो इस लड़के के पापा होते हैं, पिंटू के पापा वीरेंद्र, पुलिस के पास पहुंचने हैं और जाकर कहते हैं कि साहब एक बात है जो मैं आपसे बताना चाहता हूं। दरअसल वो बात कुछ और नहीं थी, बल्कि जैसे ही इनका लड़का गायब होता है वैसे ही तीसरे दिन एक घर में पर्चियां गिरती है और पर्ची में लिखा हुआ था कि हमने तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लिया है, यदि अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो हमें 5 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो और सीधा तुम्हें आना है। उसे STD बूथ के पास, एसिडिटी बूथ के पास जाने के लिए आदेश दिया गया था। ये उसे पर्चे के आधार पर एक तरफ पूरे शहर में धरना प्रदर्शन हो रहा है, लोगों में उबाले रहा है, दूसरे फेज के बाप ने इस बात को छुपा के रखा था, क्योंकि जब वो STD बूथ पर जाता है एक फोन आता है, फोन सुनता है तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि हमने तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लिया है, 5 लाख रुपए का इंतजाम करना है। जिस तरह से पूरे शहर में हंगामा चल रहा है, सारा चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसको खत्म कराया, 5 लाख रुपए का इंतजाम करिए। और पुलिस वालों को तुमने ये बात बताने की कोशिश की कि हमने तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लिया है तो तुम अपनी बेटी की जिंदगी से हाथ धो बैठे होंगे। अब बात करें तो क्या करें, गांव के आसपास के शहर के लोगों की सिंपैथी इसके प्रति बढ़ रही थी और बच्चे के लिए लगातार धमकियां मिलने थी। तभी पुलिस वालों को शक होता है और पुलिस वाले इस बात को गंभीरता से लेते हैं और पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच यानी कि 3 दिन और बीत जाते हैं, यानी कि अब 14 जुलाई को गायब हुआ था और 24 जुलाई को मुझे एक बांस के ही गांव होता है, गांव पहाड़ीपुर मजरे भाई, वहां पर एक विद्यालय में से लगातार बदबू रही थी, दुर्गंध ए रही थी। पता चलता है कि दुर्गंध कहीं और से नहीं बल्कि शौचालय की सेफ्टी टैंक से ए रही थी। जैसे वो लाश निकल के आती है, उसकी कपड़ों की अदानी की, उसकी यूनिफॉर्म के आधार से पता चल जाता है मरने वाला कोई और नहीं है बल्कि पिंटू है, जो कि पिंटू यही लालगंज में रहने वाला है। लालगंज का बच्चा जो 10वीं क्लास में पढ़ता था, पास के गाँव के प्राणी विद्यालय के सेफ्टी टैंक में मिलना इसके लिए चिंता का विषय था। पुलिस इस मामले की जब जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो पुलिस कई दिन बीत जाते हैं, पुलिस को कुछ भी हाथ में हासिल नहीं होता, पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता जिसके आधार पर ये कह सके कि आखिरकार हत्यारा कौन था। पुलिस फिर इसके बच्चे की कमरे की तलाशी लेती है जहां उसकी किताबें राखी हुई थी और किताबों के तलाश करते करते एक किताब ऐसी मिलती है जिस किताब में कुछ पोर्नोग्राफी की बातें लिखी होती है, कुछ ऐसी अश्लील बातें लिखी होती है। उसे किताब को देखते हैं तो एक सामान्य बच्चा ऐसी किताब कभी पढ़ नहीं सकता। पुलिस वालों ने इसी बात का अंदर से लगाया उसे किताब के। जब अन्य पलटते हैं तो आखिर ये पाने पर शाम लिखा हुआ था और जैसे ही शाम को पढ़ते हैं तो सबके सब वहां पर जो आसपास में लोग वो कहते हैं कि सर शाम तो जो लालगंज का बस स्टैंड है वहां पर दुकानदार है, उसकी दुकान का नाम शाम है, श्याम बुक डिपो। तभी पुलिस वाले दौड़ते हुए श्याम बुक डिपो के पास जाते हैं, कहते हैं कि क्या तुम इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, क्योंकि इससे पहले पुलिस को कोई सबूत, कोई ऐसी चीज। हेलो दोस्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
हासिल ही नहीं हुई थी जिसके आधार पर हत्यारे तक पहुंच सके। लेकिन जब शाम के पास पहुंचने हैं तो कहते हैं कि किताब तुम्हारे यहाँ के जी हान, किताब मेरी हर मेरे ही हाथ का लिखा हुआ है। शाम पूछते हैं कि क्या तुम बता सकते हो इस किताब के बारे में। बोला नई किताब है, एक बच्चा है जिसका नाम पिंटू है जो 14-15 साल का है। इस किताब को लेने के लिए यानी कि वो हर 10वें दिन 15 दिन किताब लेके आता है, लेने के लिए आता है, ऐसे किताब लेके चला जाता है। लेकिन इसकी खास बात क्या है सर, क्योंकि इसकी किताब में एक ऐसा लेटर लिखा था जिस लेटर को देखकर हम भी लोग हैं हैरत में से परेशान। वो मैंने सोचा जब वो वापस आएगा तब मैं उसे किताब के साथ उसे लेटर को भी दे दूंगा। असल में उसे किताब में जो लेटर था उसे लेटर के अंदर ये लिखा था कि तुम्हारे अंकल को शक हो गया है, इसलिए अभी तुम कुछ दिन के लिए शांत हो जाना और ये किताब अभी लेकर मत आना, इसलिए कुछ बवाल ना हो जाए। बेटा पिंटू अपना ख्याल रखना। जब इस लेटर के लिखे हुए को पुलिस वाले अब देखकर हैरान किया, लेटर लिखा किसने होगा। अब ये तो बात क्लियर हो जाती है क्योंकि इस लड़के का किसने किसी महिला से कोई ना कोई कनेक्शन है। अभी अंकल किसको कहता है। अब ये आसपास के घरों में ये सब जितने भी लोग हैं सबको बुलाया जाता है, बातचीत की जाती है। तभी बात कैसे पता चलता है कि अंकल ये किसी और को नहीं बल्कि अपने ही घर में जो रहने वाला धर्मेंद्र है उसको अंकल कहता है, जो किराएदार है। और उसे किराएदार ये कि धर्मेंद्र को जब पुलिस बुलाती है उससे बातचीत करती है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी से उसे हैंडराइटिंग से मेल कर जाता है। उसकी पत्नी भी ऐसे ही लेटर पढ़ा करती थी। जब उसे दांत फटकार पूछा जाता है कि तुम्हें ये लेटर तुमने क्यों लिखा, क्या बात है इसके पीछे, तब वो कहती है कि सर एक दिन में उसे शंभू डिपो से किताब खरीद रही थी। मुझे ऐसी किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है जिसमें कुछ ऐसी गंदी गंदी बातें लिखी होती हैं, लेकिन मैं नोबल लेने के लिए जाया करती थी इसलिए मुझे कोई बहाना नहीं मिला। एक दिन मुझे पिंटू उसे दुकान से कुछ खरीदारी करता मिलता है, तब मैं कहती हूँ कि पिंटू ये किताब है तुम अपने नाम से अलाउड कर लिया करो और मुझे लाकर दे दिया करो। ऐसे ही वो लड़का किताबें लेके वहां पर आता है। किताबें लेने के बाद ये महिला जब इस किताब को पढ़ रही थी और बच्चे को अपने पास में उसने बिठाया होता जिसकी उम्र लगभग 15-16 साल के आसपास थी। महिला की उम्र 30-32 साल के नमस्ते। और वह किताब पढ़ते पढ़ते कब उत्तेजित हो जाते हैं उसे बच्चे के साथ वह जबरदस्ती कर बैठी है। पहले दिन तो उसे बच्चे को थोड़ा सा और लग रहा था, बुरा लग रहा था, लेकिन ये उसकी अब आदत में आ जाता है। इस किराएदार जब घर में नहीं होता था तभी वो स्कूल्स के बाद में या फिर जब भी मौका मिलता था रात में उसे बच्ची को अपने पास बुला लिया करती थी और उसके साथ वो शारीरिक संबंध बना रही थी। लंबे समय से ऐसे ही चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। उसके पति को वह किताब मिल जाती है। किताब मिलने के बाद थोड़ा शक होता है और पूछता है उसका पति की यह किताब आखिरकार किसकी है, क्या है। उसे औरत ने तमाम तरह के बहाने बनाने शुरू किए। जब वहां से कोई सफलता नहीं मिलती तब वो कहता है कि मैं लखनऊ किसी काम से जा रहा हूँ, वापस आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लखनऊ के लिए निकाला, 1-2 घंटे के बाद उसने अपने उसे मकान मालिक के बेटे पिंटू को अपने घर बुला लिया। बुलाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। तभी यहाँ पर उसका पति धर्मेंद्र जाता है और धर्मेंद्र जब अपनी आंखों से झरोकों से झांक कर देखता है तो उसकी पत्नी उसे बेटे के साथ गलत अवस्था, ये दोनों शारीरिक संबंध बना रहे। तभी वह अंदर गुस्से में जाता है, दांत फटकार करता है। लड़का तो अपने घर में घुस जाता है, लेकिन महिला के साथ वो बेइंतहा मारपीट करता है। उससे बातचीत करने की कोशिश करता है कि ये सब कब से चल रहा है, तो पता चलता है कई महीना से ऐसे ही दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन रहे। तब इससे गुस्सा आता है धर्मेंद्र को और यहीं से वो उसको ठिकाने लगाने की योजना बनाता है। 14 जुलाई को जब स्कूल से पढ़कर आ रहा था तो तभी धर्मेंद्र इसकी स्कूल के पास पहुंच जाता है। कहता है बेटा पिंटू तुम घर जा रहे हो, मैं भी तो उधर जा रहा था, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बजाय उसको घर छोड़ने के वो पास का जो गाँव होता है उससे पास के गाँव लेकर जाता है पहाड़ीपुर में। और पहाड़ीपुर में एक नरेश श्रीवास्तव है, उसके घर ले जाकर कहता है थोड़ी देर यहाँ कुछ खाएंगे पनगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद फिर घर चलते हैं। यहाँ पहले से ही वसूली गांव के रहने वाले राधेश्याम और पंकज जी मौजूद। इन चारों लोगों ने धर्मेंद्र, राधेश्याम, पंकज, नरेश श्रीवास्तव ये बैठकर वहां पर शराब और आप पीते हैं। उसे लड़के को पिलाने की कोशिश कर रहे लेकिन लड़के ने पीने से माना कर दिया। और तभी उसने पूछा कि आखिरकार तुम कैसे कैसे करते। लड़का जैसे जैसे बात बता रहा था, जैसे जैसे उसने शुरुआत बताए, आखिर बताया, मिड बताया, उसकी पत्नी के साथ संबंधों की बातें बताए, वैसे वैसे धर्मेंद्र का गुस्सा बढ़ता चला जाता है और वो उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। जैसे अंधेरा होता है, पहाड़ीपुर का जो गांव है, विद्यालय, प्राइमरी पाठशाला, उसमें तीनों चारों जाते हैं। वहां के शिफ्टिंग टेंट का जो ऊपर का ढक्कन होता है उसको भारी होता है, उसको हटाकर डेड बॉडी को उसके अंदर दल देते हैं। उधर तो हंगामा हो रहा था और धीरे धीरे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे लास्ट साध रही थी। और सर्द सर्द जब ज्यादा दुर्गंध आती है तो पता चल जाता है कि लास्ट किसकी दबी हुई थी। पुलिस ने इन
सभी को गिरफ्तार किया जो चारों दोस्त होते हैं, साथ ही जो महिला होती है उससे महिला का इस हत्याकांड से कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन शुरुआत सामाजिक स्टार से जो गड़बड़ी की थी उससे महिला ने ही की थी। उससे महिला ने उसे बच्ची का गलत फायदा उठाकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रही थी, जो बिल्कुल गलत था, और पुलिस ने उनको महिला को छोड़ते हुए उनको गिरफ्तार के जेल भेज दिया। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अपने बच्चों पर ध्यान रखें। आपके बच्चे कहाँ किसके साथ उठाते हैं बैठते हैं, अपने बच्चों के जो बाग होते हैं उनको भी समय समय पर चेक करते रहे। आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, सब बच्चों के पास मोबाइल होते हैं। मोबाइल को भी बीच बीच में चेक करते रहे और देखते रहे कि बच्चा किसके संपर्क में है, किसके में नहीं है। ऐसा ना हो बच्चा गलत रास्ते पे चला जाए और उसकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक ले लीजिए लग जाए, जैसे कि इसकी पिंटू श्रीवास्तव की जिंदगी में ब्रेक लेगा था। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।